नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स के बारे में। सबसे पहली बात कि वाटर रिसोर्स होता क्या है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर आपके इस्तेमाल की है, अगर लिविंग बींग्स के इस्तेमाल की है, तो वो रिसोर्स होता है। जैसे कि ये चैनल एक रिसोर्स है, आपको यहां से स्टडी के कंटेंट्स मिल रहे हैं। ये एक यूट्यूब जो है वो एक रिसोर्स है, वहां से आप स्टडी के भी और फलाना ढिकाना के भी कंटेंट्स ले रहे हैं। तो हर एक चीज जो आपके काम की है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो पानी, जहां भी पानी का तो काम है जी, पानी जल है तो कल है, तो पानी जो है वो हमारे काम की है, इसलिए हम उसे वाटर रिसोर्स कहते हैं। और कहां कहां में वाटर रिसोर्सेज मिलेंगी भाई? देख लो ओशंस, देख लो लेक्स, देख लो रिवर्स, देख लो पॉन्ड, देख लो वेल, जो भी भाई, समझे? तो वही है वाटर रिसोर्स। ज्यादा उसके डेप में नहीं आना, हम मेन बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक सिलेबस आपका कवर होगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, कंप्लीटली निर्भर हो सकते हैं आप। मेन ज्यादा हम जो दबाव है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर देंगे। वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है आपका, मैंने स्पेसिमेन देखा, उसमें 12 मार्क्स, वो उसका वेटेज 12 मार्क्स का है। तो एक आप समझ सकते हैं उसका कितना ज्यादा महत्व है उस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर क्या है। तो सरफेस वाटर का मतलब ये हुआ कि हमें जो भी सरफेस पर पानी दिखे, आपको हो सकता है लेक हो जाए, पॉन्ड हो जाए, रिवर हो जाए, ओशन हो जाए, वो सरफेस वाटर, सिंपल सी बात, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, समझ, बेसिक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और एक होता है ग्राउंड वाटर, ये थोड़ा समझना होगा आपको। ग्राउंड वाटर मतलब धरती माँ के नीचे में जो पानी है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब पानी वहां पे गया कहां से? बड़ा सवाल है भाई कि पानी ग्राउंड वाटर में गया कहां से। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि बारिश हुआ, बारिश से सॉइल पर, सरफेस पर पानी गिरा और उसके चलते सॉइल के अंदर में पानी जो है पेनिट्रेट करके चला गया। या फिर रॉक्स के बीच में कुछ क्रैक्स हैं, उसके अंदर से अंडरग्राउंड में पानी चला गया। या फिर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हुए, वहां से पानी फ्लो करके फिर ग्राउंड में चला गया, तो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। अरे यार, ग्राउंड में पानी है तो ग्राउंड वाटर, सिंपल सी बात है जी। अब ग्राउंड वाटर जो है, जरूरी नहीं है कि ग्राउंड वाटर हरदम ही एकदम पवित्र हो, कि वहां से पानी निकाला वो हरदम वो क्या होगा, बहुत सुंदर होगा, क्योंकि वहां भी मानव ने गंद फैला के रखी है जी। क्योंकि पहले कहा जाता था, और अभी भी मैक्सिमम प्लेसेस में ग्राउंड वाटर जो है प्योर फॉर्म में होता है। डायरेक्टली आप नीचे ग्राउंड से पानी निकाल दो, उसे आप पी सकते हैं। लेकिन कई जगह पर ग्राउंड वाटर भी जा रहा है तो पॉल्यूटेड जा रहा है, बिकॉज ऑफ अस, मैं आप सब इसके कारण है जी, पॉल्यूशन के सब कारण है। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर की बात होगी। अब ग्राउंड वाटर में एक चीज होता है लगून, ठीक है, एक चीज होता है लगून और एक चीज होता है एक्वीफायर। तो लगून बेसिकली क्या है कि ग्राउंड के बीच में, जैसे कि आपको कई जगह दिखेगा इस तरीके से, रॉक्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होगा, उसके अंदर वाटर भरा होगा, उसको लगून कहेंगे। और एक्वीफायर बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कई मूवीज में आपने देखा होगा कि सरफेस है, वहां पर पानी की खोज हो रही है, पानी वो लोग क्या कर रहे हैं, फुहारे से मार रहे हैं, और एक ही बार में क्या हो रहा है कि पानी का फुहारा निकलने लगता है एक जगह पे, फिर सब खुश हो जाते हैं जी। तो कई बार एक ही बार में बड़ा फुहारा होता है, कई बार छोटे छोटे फुहारा होता है। तो वो जगह पर जहां पर वाटर जो है स्टोर्ड होता है जस्ट ग्राउंड के नीचे में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वीफायर कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस और ग्राउंड वाटर की बात हमारी हो गई। अब बात आई कि हमें वाटर को रिजर्व करने की क्या जरूरत है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर और रिजर्व वाटर। अब भाई, जल है तो कल है, इसको भी बताने की कोई जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। जल है तो कल है भाई। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत पड़ सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जाता है। देखिए, सिलेबस के ऊपर चला जाए तो 97% जो है ओशियन में पानी है, ठीक है, जो कि हम यूज कर नहीं सकते। बचा उनमें से 3%, ठीक है जी, बचा उनमें से 3% जो कि हम यूज कर सकते हैं, बढ़िया है, फ्रेश वाटर। लेकिन उनमें से जो 2.7% जो पानी है, इनमें से जो 2.7% जो पानी है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म में, वो वहां पर है जी, एकदम नॉर्थ पे, ठीक है, पोल्स पे है जी, पोल्स पे, ठीक है, वो अभी एकदम सॉलिड फॉर्म में है जी, उसको हम इस्तेमाल जाके पी नहीं सकते। बचा इनमें से 0.3%, इनमें से आधा जो है, आधा से भी थोड़ा ज्यादा ग्राउंड में है, और उनमें से बता 0.03% जो पानी है जी, ये हमारे ऊपर ग्राउंड पे प्रेजेंट है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पानी है, ऐसा नहीं है कि आप गए तालाब में से पानी एक गिलास उठाया पी गए, नहीं जी, वहां पर भी गंद फैल रखी है, वहां पर भी एकदम पॉल्यूटेड है जी। मतलब 0.03% भी पानी जो है हमारे पास, वही पॉल्यूटेड है, और पॉल्यूट हम करते जा रहे हैं।
पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको? पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जो 97% जो पानी है ना, इसको तो यूज करने का कोई निवारण लगाओ यार, इसको वेस्ट हम क्यों करें। आपको बस ये नहीं समझना कि आईसीएसई के सिलेबस हम पढ़ रहे हैं जी, ये तह तक समझिए, वाई खोजिए वाई, ठीक है। चलिए बात होगी। अब ये बात करते हैं कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। पानी को कंजर्व करने का मेन पर्पस ये है वाटर टेबल समझना, ठीक है। तो आपके सिलेबस में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से मोटा मोटी वाटर टेबल क्या है कि ग्राउंड वाटर अगर स्थिर है तो बढ़िया वाटर टेबल है जी। अगर ग्राउंड वाटर में देखिए वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। अब ये जो 97% जो ओशन में पानी है उसे तो हम कंजर्व करेंगे नहीं, क्योंकि वो वहीं पे है। तो हमारे हाथ में बचा कब 0.03% पानी बचा है, ठीक है। 0.3% पानी मान लेते हैं ना, 0.3% पानी बचा हुआ है हमारे पास। हाँ जी 0.3, क्योंकि 2.7 वहां पर गया, 0.3% पानी हमारे पास, उसमें से आधा ग्राउंड वाटर है और आधा हमारे पास है फ्रेश वाटर, हमारे पास नहीं, फ्रेश वाटर के फॉर्म में। तो बेसिकली हमें कंजर्व क्या करना है, ग्राउंड वाटर ही कंजर्व करना है। क्या करना है, ग्राउंड वाटर ही कंजर्व करना है। हमें क्यों कंजर्व करना है? सबसे पहली बात कि वाटर टेबल को हमें बचा के रखना है, क्योंकि 90% ऑफ द पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है, वो इरिगेशन में यूज हो जाता है, ठीक है। 90% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है इरिगेशन में यूज हो जाता है। तो उसके चलते अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं जी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ग्राउंड वाटर की, तो उससे वाटर टेबल जो है वो लोअर हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपने ये लिख लिया जी, एकदम पॉइंट के फॉर्म में बोल रहा हूं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर आप करेंगे ग्राउंड वाटर का, उसके कारण वर्ष ग्राउंड जो वाटर टेबल है वो लोअर होगा। और दूसरे पॉइंट में यही लिखना है कि इसके चलते जो है ड्राउट होगा जी, ड्राउट, ठीक है। सुखाड़ पड़ जाएगा पूरे धरती पे, धरातल पे सुखाड़ पड़ जाएगा, उसके चलते रेन में कमी आ जाएगी, ठीक है। रेनफॉल में कमी आ जाएगी। क्यों भाई? अरे रेन कहां से होता है, ये तो पढ़ा होगा कि ग्राउंड पे से जो वाटर है वो अपरेट होता है और वहां से ऊपर जाता है, वहां से क्लाउड फॉर्म होते हैं और वहां से बारिश गिरती है, ठीक है। तो ड्रॉट्स वहां पे फॉर्म होंगे, रेन में कमी होगी, वाटर टेबल में कमी होगी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चलते। ये सारे कारण है कि हमें कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब बेसिकली अगर ड्रॉट पड़ेगा तो जो वेजिटेशन है हमारा, जो हमारा वेजिटेशन है, बेसिकली देखिए ये थोड़ा सा मार्कर में अभी अब चल जाएगा, हाँ जी। तो ड्राउट जो पड़ेगा उसके चलते वेजिटेशन में भी हमारी कमी आएगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम देखें क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है, उसमें हमने पानी ही नहीं डाला, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, तो भाई खाएंगे क्या? पानी के चलते खाना भी वहाँ छिल जाता है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या बात करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। कुछ चीज छूटा तो नहीं, तो एक और आप इसमें कारण लिख सकते हैं कि वाटर को हमें कंजर्व करने की जरूरत ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है जी। तो इतना तो कम से कम बचा लिया जाए कि कम से कम ग्राउंड वाटर में पॉल्यूटेड पानी ना जाए। ग्राउंड वाटर को तो हम कंजर्व करके रख पाए भाई, इतना तो हो हमारा, ठीक है। तो ये हमारी पॉइंट क्लियर हो गए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड टू कंजर्व वाटर हो गया हमारा। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज है। हार्वेस्टिंग क्या है पहले तो ये समझना, महाभारत है भाई। हार्वेस्टिंग मतलब ये हुआ, सिंपल समझिए, स्टोरिंग। हार्वेस्टिंग मतलब स्टोरिंग हुआ जी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि बारिश के पानी को हमने स्टोर कर लिया। अरे ज्योग्राफी कुछ नहीं है जी, आपकी आंखों के सामने है, बस आपको केस स्टडी की तरीके से समझना है, एक सब्जेक्ट नहीं, एक केस स्टडी है ये। ज्योग्राफी इज अ केस स्टडी, सिंपल सी बात। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि बारिश का पानी जो आ रहा है, आपने भी देखा होगा कि बारिश जब होता है तो सारा का सारा पानी बह के नाले में बह जाता है। प्रकृति खुद हमें पानी देती है कि लो इसका इस्तेमाल करो, फिर भी हम जो भी प्रकृति का पानी आता है उसे हम नाले में बहा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पानी की कमी हो गई जी। और फिर जो ग्राउंड वाटर जो बचा खुचा जो पानी गया है वो भी नाले का, उसको फिर हम निकाल के और एक्सप्लॉइट करते हैं और एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कहानी। तो यही जो रेन वाटर है, कि आपके दिमाग में कभी भी आया कि यार बारिश अगर आ रहा है तो उसको हम क्यों नहीं कलेक्ट कर दें और कलेक्ट करके उसी को हम कुछ और
काम में इस्तेमाल करें। यही चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द कलेक्शन और द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। सिंपल सी बात, इसे आप अपने शब्दों में जितना बढ़िया आपका इंग्लिश उस हिसाब से लिखिए, समझाने का कर्तव्य मेरा है जी, ठीक है। फिर मैं बोल देता हूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सिर्फ स्टोरेज करके हम कर क्या रहे हैं भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से स्टोरेज करके हम कर क्या रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को, ये क्या हो रहा है भाई, जस्ट ए सेकंड, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। चलिए कोई नहीं, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। समझ में नहीं आया भाई, ग्राउंड वाटर धरती के अंदर पानी है, बहुत सही, बारिश पड़ा, बहुत सही, बारिश के पानी को हमने कलेक्ट किया, बहुत सही, कलेक्ट किया, उसके बाद हमने डगवेल के थ्रू, डगवेल मतलब क्या हुआ, अब ये तो महाभारत है, हैंडपंप सुना है कभी, कल कल, हाँ, तो कल के नीचे ना, कल के नीचे डगवेल्स होते हैं जहां से पानी निकाला जाता है, तो इन्हीं ग्राउंड वाटर को हम डायरेक्टली उनके थ्रू डाल सकते हैं और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। रिचार्ज का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड वाटर में पानी का कंटेंट बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर में पानी का कंटेंट बढ़ेगा, उसके चलते वो रिचार्ज हो जाएगा। बैटरी में जब आप खसते हैं तो उसके अंदर चार्ज का कंटेंट बढ़ता है ना, तो उसे चलते ग्राउंड वाटर में जब आप पानी भरेंगे तो उसका कंटेंट बढ़ेगा, तो वो रिचार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। हाँ, अब क्या समझना है हमें, अब ये समझना है कि ग्राउंड वाटर, एक और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्राउंड वाटर इसके चलते प्यूरिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है जी, प्यूरिफाई हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कई लोगों को कि भाई बारिश का पानी डालने से प्यूरिफाई कैसे होगा, समझना थोड़ा। हमने क्या किया, रेन वाटर लिया, कलेक्ट करके उसे रख दिया, रेन वाटर लिया, कलेक्ट करके उसे रख दिया। अब जब हमने उसे कलेक्ट करके रखा तो उसके चलते आपने इतना तो कम से कम पढ़ा होगा कि जैसे मिट्टी का जब पानी होता है, उस मिट्टी में जब हम पानी घोल रखते हैं उसके बाद रख देते हैं तो 10-20 मिनट बाद सारा जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर में बचता है, 1 घंटे बाद एटलीस्ट। तो उसके बाद आप धीरे से पूरा पानी निकाल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर होता है, तो गंदगी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है अगर हमने पूरा कुछ दिन के लिए उसे स्टिल्ड रखा। उसमें हम कुछ केमिकल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली रेन वाटर को आपने रखा तो एक तो प्यूरिफाई हो गया भाई, और दूसरा ये होता है ना कि उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो स्टिल वाटर के चलते वहीं पर मर जाते हैं। तो ये प्यूरिफाई होने का एक बड़ा कारण है। क्लियर हुई बात। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन बात। अब ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, इनमें से क्वेश्चन कहां से फ्रेम होगा, ये तो डेफिनेशन एक हो गया, एक फ्रेम होता है क्वेश्चन उनके ऑब्जेक्टिव से कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट से ज्यादा किसी चीज में आपको ध्यान नहीं रखना। तो मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको बता देता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है भाई, टू अवॉइड फ्लड ऑन रोड। ठीक है, फ्लड ऑन रोड, ये मतलब समझ नहीं आया। रोड है, रोड देखा है कभी, ठीक है। तो रोड में क्या हुआ कि मान लीजिए वहां पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और बारिश पूरा पड़ा, तो एक ही बार में बारिश पड़ा तो पूरा रोड के ऊपर भाई साहब पूरा बाढ़ आ गया। वहां पे केस आया भाई केरला में, देखा ही तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पूरा बारिश आया, कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़िया फैसिलिटी नहीं था, उसी के चलते वहां पर बाढ़ आया। तो इसी चीज को रोड भी हटा दो, अवॉइड फ्लडिंग कर दीजिए, सिंपल सी बात। ठीक है, फ्लडिंग को अवॉइड करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। पॉइंट्स को याद नहीं रखना, समझना है। ज्योग्राफी याद नहीं की जाती, समझना जाता है। रेन वाटर को हार्वेस्टिंग नहीं किया तो और क्या होगा, सोचिए। अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया तो पूरा जो बारिश का पानी है वो खेतों की तरफ से बहेगा, और अगर खेतों की तरफ से बहेगा तो मिट्टी के ऊपर से बहेगा, और अगर पूरा एक गश ऑफ वाटर मिट्टी के ऊपर से बहता है तो मिट्टी को खदोरते हुए लेके चला जाता है, और उसी खदोरने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो टू अवॉइड, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया सॉइल इरोजन। क्या बात है, अरे क्या बात है, सॉइल इरोजन। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि बजट बहुत कम है इस चैनल का। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सर, चलिए। ये बात क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है
कि ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को इंप्रूव करना, ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को इन्हांस करना, ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को इन्हांस करना इसका मेन काम होता है, कर्तव्य होता है। किसका भाई? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कैसे कैसे वो मैंने बता दिया आपको। बारिश पड़ा, कैच किया, उसे स्टोर किया, फिर डगवेल्स में डाला, उसका कंटेंट बढ़ा, रिचार्ज हो गया, उसके बाद हमने उसके अंदर के पैथोजेंस मार दिए स्टोर करके, तो भाई क्वालिटी उसको इंप्रूव हुआ ही। और इससे ही एक और पॉइंट बना देंगे कि इट लोअर्स द पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन की भी कमी हो जाती है। किसके चलते भाई? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्टली जो पानी है इधर उसे नाले वाले से बह के नहीं आया जाएगा उसमें। हाँ भाई, नाले वाले से कचड़े उचड़े से सब कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला गया, वो नहीं होगा। बढ़िया पानी डायरेक्टली ऊपर से आया, प्रकृति से आया और डायरेक्टली स्टोर किया, ग्राउंड वाटर में डाल दिया। सिंपल सी बात, ये हो गया। तो इतने क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पिछले बार क्वेश्चन आया था, 2-3 बार आ चुका है वैसे, लेटेस्ट में पिछले बार आया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ नाम होता है। कई जगह पर कुछ नाम होते हैं, वो आपको याद करना होता है। समझिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लद्दाख में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जिंग कहते हैं। इसे याद कर लीजिए अपने तरीके से, कुछ भी निमोनिक्स बना लीजिए। लद्दाख में उसे हम क्या कहते हैं? जिंग कहते हैं। फिर डिकेन प्लेट्यू का जो रीजन है ना, डिकेन प्लेट्यू, अब डिकेन प्लेट्यू कहाँ है भाई? तो डिकेन प्लेट्यू बेसिकली ये, अगर भारत का ये हमारा मैप है तो इस रीजन में हमारा जो डिकेन प्लेट्यू है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? भंडारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भंडारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारा कहते हैं। लद्दाख में से हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। और डिकेन प्लेट्यू में हम इसे भंडारा कहते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न हिमालयाज में, अरे यार, और हिमालयाज में हम इसे खतरी कहते हैं। इसके मान लीजिए आपको हिमालय में किसी को खत भेजना है तो खतरी तो लेगा ना भाई, तो खतरी डाल दीजिए उसमें। तो खतरी कहेंगे कहाँ पे? हिमालयाज के रीजन में। डिकेन प्लेट्यू कहते हैं उसे भंडारा, डिकेन प्लेट्यू में उसे भंडारा कहते हैं, और लद्दाख में उसे जिंक कहते हैं। किसे भाई? इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? इन जगहों पर इनका नाम है। और गैंगेटिक प्लेन्स पे उसे दिघी कहा जाता है, ठीक है। हमारे एरिया में उसे दिघी कहा जाता है, गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। जहाँ से गंगा बह रही है ना, तो सारे आसपास के इलाके, सारे जहाँ से गंगा माता बह रही है, सारे आसपास के इलाके में उसे क्या कहा जाता है? दिघी कहा जाता है। क्या कहता है? दिघी, ठीक है। क्लियर हुई बात? हाँ जी। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये सब चीज़ें मैंने बेसिक आपको बता दिया। एक बार बस समझ लीजिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर में एक होता है कैचमेंट, लिखते जाइएगा। सबसे ऊपर में एक होता है कैचमेंट। रूफटॉप मतलब छत पर एकदम, जहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जहाँ से हम रेन वाटर को बिना किसी हिंड्रेंस के एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैचमेंट। और वो हमारा सबसे बढ़िया जगह रूफटॉप होता है, या फिर किसी खुले एरिया में हम उसे रख देते हैं। कैचमेंट में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर स्टोरेज के तरीके से हम रेन वाटर को कैच करते हैं, और वहाँ से हम पाइप्स को नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं। उन पाइप्स को हम कंडक्टाइल कहते हैं। उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये कुछ इस प्रकार से कैचमेंट्स हो गए। यहाँ से पाइप्स की मदद से है हम क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं कंडक्टाइल। अब कैसे नाम याद रखा जाए भाई? अरे यार, पानी को कैच किया जा रहा है, कैचमेंट। पानी को कंडक्ट किया जा रहा है पाइप्स के द्वारा, कंडक्टाइल। अब ये जो पाइप आया, ये जाके एक बड़े से टैंक के फॉर्म में, नहीं मतलब ये बड़े से टैंक में जो पानी है पूरे को स्टोर करेगा, और इसी स्टोरेज फैसिलिटी से हम कहते हैं, ठीक है। बड़े से टैंक को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज फैसिलिटी कहते हैं। अब ये टैंक प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है भाई, उससे हमें क्या लेना देना। क्या क्या चीज़ क्लियर हुई? कैचमेंट पकड़ा, फिर डक्टाइल से कंडक्टाइल से कंडक्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली आपके कहाँ चला गया? स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर। अब यहाँ से यहाँ पर इसे अगर स्टिल छोड़ा जाए तो नीचे की तरफ जो है, इसके जो फालतू के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे स्टिल वाटर में, और ऊपर में हमें प्योर पानी मिल जाएगा, उसे हम टेक आउट कर सकते हैं।
या फिर इसे हम डगवेल्स के अंदर डाल सकते हैं। कहां पर? डगवेल्स, DUGWELLS, ठीक है। तो डगवेल्स के अंदर हम डाल देंगे तो वहां से हमें ग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी वो मिल जाएगा, वही चीज। क्लियर है बात? ठीक है। फिर बात आती है इरिगेशन की। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कल हम मीन्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में। इरिगेशन मतलब क्या? हिंदी में इरिगेशन को हम सिंचाई कहते हैं, सिंचाई। तो बेसिकली खेत को पटाने को हम कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है पटाना, ठीक है। तो खेत को जब पटाया जाता है, बेसिकली पानी से पूरे खेत को भर दिया जाता है, उसके चलते क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज अ वे, इज वाटरिंग प्लांट्स। बेसिकली क्रॉप्स को वाटरिंग करना इज इरिगेशन। किस मीन से भाई? इरिगेशन के अलग अलग मीन्स होते हैं। सो व्हाट इज इरिगेशन? अगर आपसे किसी ने कल को आके पूछा तो इरिगेशन बेसिकली वाटरिंग है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, जिसके चलते क्रॉप्स ग्रो करेंगे। और इरिगेशन के अलग अलग मीन्स होते हैं, जैसे कि ट्यूब वेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, वेल्स हो गए। और कैनल्स कहाँ से आते हैं? रिवर्स के थ्रू आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा इरिगेशन के बारे में, ठीक है। अब जो इरिगेशन है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इरिगेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? बारिश से तो काम चल रहा था। अरे भाई, क्रॉप्स को पानी ही देना है तो बारिश से दीजिए। व्हाई डू वी नीड इरिगेशन? सवाल तो है भाई। और 55% आज भी नेट सोन एरिया के जो लोग हैं वो बारिश पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए। अब ये नेट सोन एरिया क्या है भाई? अब जैसे कि एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा होगा, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो। तो नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि जिस एरिया पर आप सो करते हैं, बोते हैं किसी भी चीज़ को, उसे हम सोन कहते हैं। तो जिस एरिया पर आपने बोया उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं, सिंपल सी बात। तो जहाँ पर खेती बाड़ी होता है उसमें 55% एरिया जो है आज भी डायरेक्टली बारिश के ऊपर अपने क्रॉप्स के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है? अब इसमें पॉइंट्स में लिख रहा, हर एक चीज़ मैं अपने शब्द, आप बस मुझे शब्दों पर ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बारिश पे लेकिन डिपेंड क्यों नहीं हो सकते हम? इरिगेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? इसलिए पड़ती है क्योंकि बारिश में अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है ना क्लास 11 में? नहीं, आपने कहां से पढ़ा? 10 में, ठीक है, कोई नहीं। तो बारिश में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब ये हुआ कि बारिश आज हुआ, कल नहीं हुआ, कौन जाने भाई। और बारिश ऐसा खतरनाक चीज है कि मान लीजिए यहां पर एक फार्मर है, ठीक है, जय जवान जय किसान, और इसका एक दोस्त है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, जय जवान जय किसान। पकड़िए भाई साहब, हाथ में लाठी दे दिया जाए, बहुत सही भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो दोनों के बीच में कंपटीशन है, घमासान। तो इसने अपना बोया, इसने अपना बोया भाई। तो जब इन्होंने अपना खेत बोया तो पता चला कि ये रह रहे थे मान लीजिए गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये रह रहे थे, और ये रहे थे मान लीजिए यूपी में, ठीक है भाई। हाँ, दोनों का दोस्ती था बचपन से, फिर बाद में इधर उधर चले गए, उसमें हमें नहीं जाना है। तो पता चला कि भाई साहब यूपी में खतरनाक बारिश हुई, मस्त, और इनका क्या हो गया, फूड क्रॉप बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर गया, बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पर पता चला कि उस समय बहुत ही कम बारिश हुई, बूंदा बूंदी होकर सब कुछ मामला निपट गया। दोनों मिले, उनको पता चला कि भाई साहब मेरे तो जगह पे बहुत बारिश हुई और ये जो है इनकी जगह पे बहुत कम बारिश हुई। तो अब यूपी वाले ने सोचा कि अरे यार, मुझे तो कॉटन ग्रो करना है और कॉटन के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं चला जाता हूँ इन्हीं की जगह पर। तो ये अपना ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर आ गया और ये अपना ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर आ गया। अब ये चले गए यहाँ पर चावल की खेती करने या फिर गन्ने की खेती करने, और यहाँ पर आ गए कॉटन की खेती करने। अगले साल दुर्भाग्यवश पता चला कि यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी और यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई या फिर एकदम कम हुई, जस्ट अपोजिट। कई बार भारत में ऐसे होता है, एक जगह पर बारिश हुआ, दूसरी जगह पर हुआ ही नहीं। भाई जब दूसरी जगह पर हुआ तो इतना हो गया कि बाढ़ आ गया, और जब नहीं हुआ तो इतना आ गया कि सुखाड़ पड़ गया, सब कुछ खत्म। तो ये अनसर्टेनिटी कहते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है बढ़िया से, कि यहाँ पर अच्छे से, ऐसा नहीं है कि अगर आज यहाँ पर 100 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर की बारिश आई तो कल भी इतना ही होगा या फिर अगले वर्ष भी इतना ही होगा, पता चले यहाँ पर हुआ ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती है रेनफॉल की, उसीलिए हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं और उसीलिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, पहला 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, इसे आप लिख लीजिएगा ना, इंग्लिश वेरी 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 स्ट्रांग। दूसरा पॉइंट ये है कि इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। कई क्रॉप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ टाइम के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि कॉटन की बात करूं, आप एग्रीकल्चर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बस हाँ। तो कॉटन जो है उसको जब वो मैच्योर होता है उस टाइम पर उसे बारिश की ज़रूरत नहीं होती, उस टाइम पर उसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अब पता चला कि भाई साहब वहीं पे बारिश हो गई और सब खत्म एक ही बार में, सारा पैसा वैसा बर्बाद, तो इसीलिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी भाई। अपने हिसाब से जब हमें पानी डालना होगा हम डालेंगे, नहीं डालना होगा नहीं डालेंगे। फिर ऐसे कई क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि मैं शुगर केन की बात करूं, तूने अत्यंत ज्यादा पानी की जरूरत होती है तभी तो गन्ने में रस निकलेगा, है? तो गन्ने में पानी नहीं होगा तो रस कहां से निकलेगा सर? और अगर पानी नहीं होगा तो गन्ना बनेगा ही नहीं। और पानी ऐसा थोड़ी है कि बारिश भगवान से कह दीजिए कि अच्छा बारिश पड़वा दीजिए तब तो लगान की मूवी बन जाएगी सर, समझे? तो उसीलिए इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम शुगर केन अगर हमें ग्रो करना है तो 200 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर में पूरा पानी डालेंगे और हर टाइम डालते रहेंगे। तो क्रॉप्स, तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट के चलते हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। चौथा सबसे बड़ा रीजन कि सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, कई सॉइल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने क्लेई सॉइल पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, कहेंगे तो अगर सॉइल इरोजन आपने पढ़ा हो तो वहां पर एक होता है क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल ऐसा सॉइल है जो पानी को बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा भी पानी डालिए वो पूरा अपने दबा के रखेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन कई सॉइल होते हैं सैंडी लोमी, अब भाई साहब उसमें पानी डालते रहिए वो पकड़ ही नहीं पाता, तो उसे पूरे पानी की जरूरत पड़ती है। तो सॉइल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग जगह पे, तो उस हिसाब से हम इरिगेशन का अपना इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। तो ये हमने बात कर लिया। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, 5वां पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो 4 ही पॉइंट आपको बेसिकली याद रखने हैं क्लास 10 में बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो वो आपके इरिगेशन से ही आता है, रेन से नहीं आता है। क्योंकि इरिगेशन आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, कई जगह पर वेल इरिगेशन भी होता है, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इरिगेशन भी अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब भाई पानी अगर खेतों में पहुंचाना है तो पहुंचाएंगे कैसे? हाँ भाई पहुंचाएंगे कैसे? कुएं की मदद से, कल की मदद से, कैनल की मदद से, किस मदद से भाई? तो उसमें एक ट्रेडिशनल होते हैं, एक मॉडर्न होते हैं। कई जगह पर आज भी भारत में ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है, पानी ले जाके बाल्टी से लेके पानी को डाला जाता है खेतों में, एंड दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। इसको बदलने की जरूरत है। और कई जगह पर ड्रिप इरिगेशन भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूबवेल इरिगेशन भी इस्तेमाल हो रहा है, और उन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए। JMJ, जय महाराज जी। चलिए पढ़ाई करिए।